नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। लौकी की उन्नतशील किस्में और बुआई विधि। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई सब्जियों की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। तो इसी लाभ को देखते हुए यदि आप भी खरीफ में लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इस बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। ये वर्षाकालीन लौकी की खेती का उपयुक्त समय है और लौकी की खेती के लिए जहाँ तक किस्मों की बात है तो बहुत सारी किस्में निकली हैं। इसमें आप अर्का बहार है, पूसा बहार है, पूसा नवीन है, पूसा संयोग है। इसमें काफ़ी हाइब्रिड वैरायटी भी आ गई हैं। नरेन यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी वैरायटी निकली हैं। तो इसमें काफ़ी तरह की वैरायटी हैं। आप जैसे बाज़ार के लिए खेती कर रहे हैं तो आजकल छोटी छोटी आधा किलो 1 किलो की लौकी पसंद की जाती है। उसके हिसाब से आप हाइब्रिड में जा सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी किस्मों का चयन करें तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। लौकी की खेती करने के लिए हमें बढ़िया जल निकास वाली ज़मीन का हमको देखना चाहिए, जहाँ जल जमाव नहीं होता हो और pH 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। ये गहरे जड़ वाली फसल है तो हमें ऐसी ज़मीन देखनी चाहिए जहाँ नीचे हार्ड पैन ना हो, तो हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके लिए खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत समतल हो और जल निकास अच्छा हो। प्रथम वर्षा के साथ 2 जुताई कर पाटा लगवाकर खेत तैयारी करें। खेत तैयार करते समय ध्यान रखें कि खरपतवार नष्ट हो जाएं। पोषण की बात करें तो अधिकतर सब्जियों में 20 से 25 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालनी चाहिए। और इसके साथ साथ में अगर हमको बढ़िया उत्पादन प्राप्त करना है तो 50 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। इसमें ये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मैं किसान भाइयों को बता रहा हूँ। और इसमें से जैसा कि बुवाई के समय ही आधार खाद के रूप में फास्फोरस, पोटाश और नत्रजन की आधी मात्रा दे दी जाती है। बाद में जब 2 से 4 पत्ती की अवस्था आती है उस समय किसान भाई इसमें नत्रजन की मात्रा जो आधी बची है उसका आधा डाल सकते हैं और जब बेल बनने की अवस्था आ जाए तो कंप्लीट मात्रा इसकी नत्रजन की दे सकते हैं। ये चूँकि बरसात में इसमें गर्मियों की अपेक्षा ज़्यादा डिस्टेंस रखा जाता है और इसमें ज़्यादा फैलाव होता है, तो इसके लिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज पर्याप्त होता है। किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम इसकी बुवाई करें, बुवाई के पहले हम कीटनाशक और फफूंदनाशक से इसका बीजोपचार जरूर कर लें। बुआई से पूर्व प्रति किलोग्राम बीज को 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी की दर से घोलकर 3 घंटे बीज भिगोकर उपचारित करें। जल गलन रोग नियंत्रण हेतु 2 ग्राम कार्बेंडाइजीम द्वारा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। इसके उपरांत बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई के लिए प्रयोग में लावें और वर्षा के साथ बुआई करें। देरी से वर्षा होने पर अगस्त के प्रथम सप्ताह तक बुआई की जा सकती है। बरसात में जो रो टू रो डिस्टेंस है वो 4 मीटर के आसपास रखते हैं और प्लांट टू प्लांट हम इसको 2 मीटर के आसपास रखते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम इसकी बुवाई करते हैं तो सामान्यतः एक थाला बना के उसमें 2 से 3 बीज डालते हैं और उसमें नुकीला भाग ऊपर रखते हैं। इसको बहुत ज़्यादा गहराई पे नहीं डालना चाहिए,
साथ साथ में इसमें जो दूसरी सबसे ध्यान देने की बात होती है, बरसात के मौसम में हम इसको जमीन में नहीं छोड़, इसके लिए मंडप बना दें, मतलब एक आप खम्बे या बांस गाड़ के उसमें तार बांध के और इसको चढ़ा देते हैं। इससे होता ये है कि हमें फसल की तुड़ाई में भी काफ़ी सहूलियत होती है और फल चूँकि ज़मीन के संपर्क में नहीं आते हैं तो उनकी क्वालिटी भी खराब नहीं होती है। बुआई के 3 सप्ताह बाद वर्षा न हो तो सिंचाई करें। इसके पश्चात पुनः 20 दिन बाद तक वर्षा न हो तो एक सिंचाई और करें। पहली निराई गुड़ाई पौधों के अच्छी तरह जम जाने के बाद 1 माह में ही कर देवें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने गन्ने की फसल लगा रखी है, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से भरपूर उत्पादन के लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना बहुत ही जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप इन कार्यों को किस प्रकार से करें, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर अभय कुमार। जिन किसान भाइयों ने शरदकालीन गन्ना का फसल लगाया होगा, उन किसान भाइयों के खेतों में गन्ना अभी खड़ी अवस्था में होगी। चूँकि ये बरसात आने से पहले का महीना है, इसमें कुछ सस्य कार्य करने की जरूरत होती है, जैसे खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए निकाई गुड़ाई का कार्य कर ले। गन्ने की फसल खेत में 12 से 18 महीने तक रहती है। इसके साथ ही इसे अत्यधिक खाद और पानी की आवश्यकता होती है। ये परिस्थितियाँ खरपतवारों की वृद्धि एवं विकास में सहायक होती हैं। गन्ने की फसल में खरपतवार फसल की तुलना में 3 गुना खाद उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त खरपतवार नमी का एक बड़ा हिस्सा शोषित कर लेते हैं, साथ ही कीटों एवं रोगों के जीवाणुओं को भी आश्रय देते हैं। गन्ने में खरपतवारों की मुख्य समस्या बोने से लेकर मानसून शुरू होने तक रहती है। इस समय गन्ने के पौधे छोटे होते हैं तथा खरपतवारों से मुकाबला नहीं कर पाते हैं, इसलिए गन्ने की फसल को शुरू से ही खरपतवार रहित रखना जरूरी होता है। गन्ने की फसल में उगने वाले खरपतवारों को खरपी, हो और कुदाली से नष्ट किया जा सकता है। साथ ही 1-2 सप्ताह बाद गुड़ाई करने से खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मिट्टी चढ़ाना होता है। मिट्टी चढ़ाने से पहले यूरिया का जो मात्रा बचा हुआ है वो मात्रा जड़ में उपनिवेशित कर ले तथा समय समय पर इरिगेशन देते रहे, सिंचाई करते रहे, ताकि अगर मिट्टी में दरार आ जाती है तो हो सकता है कि दीमक का प्रकोप बढ़ जाए, कीट व्याधि का प्रकोप बढ़ जाए। उस खेत में अगर दीमक का प्रकोप होने की आशंका है, चांसेस है, तो उसमें 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फ्यूराडॉन को उपनिवेशित कर सकते हैं किसान भाई। उसके बाद मिट्टी को चढ़ा लें। अब हो जाता है क्या कि बरसात में पानी जमने के कारण हो सकता है कि किसान भाइयों के खेतों में जो गन्ना लगा हुआ है वो उसकी गिरने की चांसेस लॉजिंग ज़्यादा हो सकती है। तेज हवा के साथ बारिश होने पर गन्ने की फसल खेत में गिर जाती है, जिससे नुकसान होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। इस स्थिति में फसल की बर्बादी ज्यादा होती है। इससे बचाव के लिए किसानों को रॉपिक और प्रोपिक यानी कि बंधाई का काम करने की आवश्यकता है। इस विधि में गन्ने की फसल के 2 से 3 झूर या पत्तियों को मिलाकर बांध दिया जाता है। गन्ने डंठल की बंधाई के बाद फसल का समूह मजबूत हो जाता है, जिससे इस पर तेज हवा का प्रभाव नहीं पड़ता और फसल गिरने से बच जाती है। दूसरी बात है क्या कि अभी जो बरसात आने से पहले कलिका रोग, जो स्मट, जिसको हम अंग्रेजी में स्मट कहते हैं, कलिका रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इस कलिका रोग के रोकथाम के लिए हम प्रोपिकोनाजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। मॉनसून आने के साथ ही गन्ने की फसल में रोग और कीट लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस समय पोक्का बोइंग, स्टेम रॉट ज्यादा लगते हैं। पोक्का बोइंग रोग की शुरुआत में पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, फिर इसमें पहले पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फिर पत्तियां जली भूरी होकर सड़ने लगती हैं। इससे बचाव करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है 1 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करें।
इसके लिए समय समय पर किसान भाई अपने खेत का निरीक्षण समय समय पर करते रहें। दूसरी बात है कि अभी बरसात का टाइम जो आने वाला है, इसमें रूट बोरर और शूट बोरर का प्रकोप भी बढ़ जाता है। रूट बोरर और शूट बोरर के कंट्रोल के लिए या तो अगर एकाध गो रोग में निरीक्षण के दौरान अगर पाया जाता है तो एकाध पौधे में पाया जाता है तो उसमें उस पौधे को निकाल करके बाहर फेंक दें, नष्ट कर दें उसे, और उसमें क्लोरपाइरीफॉस 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से हर 10 से 15 दिन पर उसका स्प्रे कर दें। इससे और 3 से 4 दिन पर, हर 3 से 4 दिन पर ये निरंतर खेतों का निरीक्षण करते रहें। और विशेष जानकारी के लिए किसान भाई अपने कृषि विज्ञान के अपने नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करते रहे, वहाँ के वैज्ञानिकों के देखरेख में ही अपनी खेती करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, प्रदेश में खेती के साथ साथ पशुपालन का विशेष महत्व है, लेकिन कम जोत होने के कारण हमारे किसान भाई हरा चारा नहीं उगा पाते और इस हरे चारे की पूर्ति के लिए अजोला एक अच्छा विकल्प है। इसकी उत्पादन इकाई हम कम जगह में लगा सकते हैं, तो आप किस प्रकार से करें अजोला का उत्पादन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। किसानों के लिए अजोला, जिसको हम नीलहरित शैवाल भी कहते हैं, फर्न भी कहते हैं, यह एक वरदान से कम नहीं है। आज के जो वर्तमान दौर में जबकि हमारी खेती की या पशुपालन की लागत नित्य दिन बढ़ती जा रही है, अजोला का प्रयोग हम फसल उत्पादन में धान में मुख्यतया करते हैं, पशुपालन में पशु चारे के रूप में करते हैं एवं मत्स्य पालन में भी इसका उपयोग कर हम लाभ प्राप्त करते हैं। अजोला प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा ही NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। जहां तक इसकी उत्पादन तकनीक की बात है तो यह बहुत ही सरल विधि है और किसान अपने घर पे आसानी से इसका उत्पादन कर सकते हैं। इसके लिए हमें 1 मीटर चौड़ा और अपनी सुविधा के हिसाब से 2, 5, 10 मीटर तक हम लंबा एक कियारी बना लेते हैं जिसकी गहराई 1 मीटर तक रखते हैं और उसमें हम जहां पे पानी में रिसाव की संभावना रहती है इसलिए हम नीचे में एक ट्रांसपेरेंट या सफेद कलर की पॉलीथीन को बिछा देते हैं। उसके ऊपर से उपलब्धता के हिसाब से या तो गोबर या फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या वर्मी कंपोस्ट का एक पतला लेयर दे करके और अजोला के पौधों को कृषि विज्ञान केंद्र पे किसी भी सरकारी संस्थान से प्राप्त करके हम उसमें उसको डाल देते हैं। स्थल के चुनाव में हमें विशेष ध्यान यह रखना होता है कि ऐसे जगह पे उसे लगाए जहां धूप और छांव दोनों प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में उसका विकास बहुत ही अच्छा होता है। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। जहां तक इसकी प्रभेदों की बात है तो मुख्यतः 6 प्रभेद इसके आते हैं, जिसमें से प्रोपाटा वैरायटी जो है, जो प्रभेद है, वो हमारे के यहाँ के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर वातावरण सही मिलता है, हमारा प्रबंधन सही है, तो 5 से 7 दिनों के अंदर में इसकी मात्रा बिल्कुल दुगुनी हो जाती है। तो अतः किसान बंधु को बार बार इसके बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम अगर उसको पशु चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आमतौर पे जो हमारे दुधारू फसल हैं, दुधारू पशु हैं, 1 से लेकर के 1.5 किलो तक प्रतिदिन हम पशु आहार के रूप में इनको देते हैं। चूंकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होती है अगर हम 1 किलो पशु आहार के रूप में इसे देते हैं। पशु गाय या भैंस के लिए जितने पोषक तत्वों की मात्रा होती है, चाहे वो कैल्शियम हो, आयरन हो, प्रोटीन हो, अदर खनिज पदार्थ हैं, वो सारे उनको मिल जाते हैं। आमतौर पे 1 किलो पशु आहार में लगभग 200 ग्राम तक खनिज पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इसका इस्तेमाल हम बकरी, सूगर, मुर्गा में भी कर सकते हैं, लेकिन पशु के आकार के अनुसार हम इसकी मात्रा को कम करते हैं। जैसे कि दुधारू पशुओं में जहां हम 1 से 1.5 किलो तक देते हैं, वहीं मुर्गियों में 20 से 25 ग्राम देते हैं। बकरी में, सूगर में, इनमें हम 100 से 150 ग्राम प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं।
इनको खिलाने में एक विशेष सावधानी हमें यह देनी होती है कि जब हम इनको निकालें तो कम से कम 2 या 3 बार पानी से अच्छी तरह इसकी धुलाई कर दें, जिससे कि इनमें जो गंदगी के पन आए हुए हैं या इनमें जो थोड़ा सा बदबू ठहरा हुआ पानी के कारण हो जाता है वह खत्म हो जाता है। दूसरा कि जो हमारे पशुपालक इसको पूर्व से खिलाते हुए नहीं आ रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना होता है कि जब हम शुरुआत करते हैं इसको पशु आहार के रूप में खिलाना, तो पशुओं को शुरुआत में थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, जिससे कि इसका टेस्ट उनको मिलने लगे। फिर वो सुगमता से 1 किलो 1.5 किलो तक सूखे चारे के में इसको खा लेते हैं। तो यह हम अपने घर के स्तर पे, अपने पशुशाला के स्तर पे सुगमता से इसका उत्पादन करके जो हमें पशु आहार में लगने वाली हजारों रुपए की कीमत लगती है, उससे हम इसका बचाव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दनियापुर, जिला खरगोन के शिवलाल बिरला ने। आपने पंचगव्य बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर,
गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। छिड़काव के साथ खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य 150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।